Hello everyone, welcome to the next session of Sangvi Sunday Season 3. Now, ये सीजन में जैसे आप जानते हो हम कंप्लीट कर रहे हैं ऑडिट रिवीजन. लास्ट सेशन में हमने कंपनी ऑडिट का रिवीजन कंप्लीट किया था, दैट इज फ्रॉम सेक्शन नंबर 139 टू सेक्शन नंबर 148 एंड टुडे इन दिस सेशन हम कंप्लीट करने वाले हैं रिवीजन ऑफ कारो 2016. नाउ टेकिंग यू ऑल बैक टू सेक्शन नंबर 143 जहाँ पे हमने ड्यूटीज के बारे में बात की थी. सो आगे बढ़ाते हुए उसी सेक्शन में हमने एक प्रोविजन ऐसा है कि ड्यूटी टू रिपोर्ट, जहाँ पे अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 अ पावर इज गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ नेफ्रा में इशू एन ऑर्डर. सो सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने ये पावर देकर के रखा है कि डियर सेंट्रल गवर्नमेंट आप ये पावर एक्सरसाइज करो और ऑडिटर को एक रिपोर्ट ऑर्डर फ्रेम करके दो. बाय एक्सरसाइजिंग दिस राइट एक ऑर्डर इशू किया हुआ है, दैट इज नन अदर देन कारो कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016. सो करेंटली हमें इस पे बात करनी है. व्हाट इज देयर इन दिस ऑर्डर, व्हाट रिपोर्टिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी डन, ये बात करनी है. बेसिकली फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कवरिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आई हैव डिवाइडेड दिस इनटू टू पार्ट्स. वन, एप्लीकेबिलिटी, टू, रिपोर्टिंग. So the first question, holding on the reporting part, the first question that कारो रिपोर्टिंग कौन से कंपनीज के ऑडिटर को करना होता है, कौन सी कंपनीज के ऑडिटर को करना होता है. कारो मुझे कहता है कि इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज बट एक्सक्लूडिंग फ्यू. कुछ ऐसी कंपनीज है जिनका रिपोर्टिंग कारो फॉर्मेट में नहीं होता है, जिनका रिपोर्टिंग कोई अलग फॉर्मेट में होता है, जैसे कि बैंक LFAR लॉन्ग फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, इनका रिपोर्टिंग LFAR में होता है. So in that scenario we have certain exceptions. So it is not applicable to banking company, insurance company, private company having paid up share capital plus reserves less than equals to 1 CR, borrowings less than equals to 1 CR and turnover less than equals to 10 CR. अगर प्राइवेट कंपनी का ये थ्रेशोल्ड मीट होता है तो वील से द ऑडिटर ऑफ सच प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अंडर कारो रिपोर्टिंग. मेकिंग सेंस. नेक्स्ट, S stands for section 8 company, small company. O stands for OPC. So revise. Applicability, Caro is applicable to all the companies including foreign company excluding BIPSO. BIPSO means banking, insurance, private में threshold है 1, 1, 10. S is section 8 small company, O is OPC. डन. आगे बढ़े. एप्लीकेबिलिटी इज डन. बेसिकली मैंने आपके नोट्स में ये पास्ट एग्जाम क्वेश्चन एंड RTP क्वेश्चन का रेफरेंस पुट किया हुआ है. सो मेक श्योर जो क्वेश्चन, जो कंसेप्ट पे क्वेश्चन पास्ट अटेम्प्ट में पूछे गए हैं, यू हैव अ क्लियर फोकस ऑन दैट कंटेंट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. रिपोर्टिंग. सो बेसिकली द रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड टू बी डन अंडर क्लॉज 3 ऑफ द ऑर्डर. नाउ ये क्लॉज 3 में यहाँ पे हमको मेंशन किए गए हैं 16 क्लॉजेस जिसका सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, इसका की कोड मैंने आपको दे करके रखा है एकदम ही एंड में. सो मैं आपको लेके जाती हूँ डायरेक्टली रिपोर्टिंग वाले पॉइंट में. मतलब जो की कोड हमने बना करके रखा है सिक्वेंशियली बाय हार्ट करने के लिए, वो है ये. फिल दी कॉस्ट रिकॉर्ड्स ड्यूली, रीपेमेंट रिकॉर्ड्स पब्लिकली फिल, आर ग्लास विथ नारियल पानी. ठीक है. नाउ F स्टैंड्स फॉर फिक्स्ड असेट्स. नाउ फर्स्ट क्लॉज में पैरा 3 क्लॉज 1, ये क्लॉज में आपको रिपोर्टिंग करना है रिगार्डिंग फिक्स्ड असेट. यहाँ पे रिपोर्टिंग 3 अंडर सबसेक्शन 3 पार्ट्स में होने वाले हैं, A, B एंड C. फर्स्टली आपको रिपोर्ट करना है फिजिकल वेरिफिकेशन, आपको रिपोर्ट करना है बुक प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड आपको रिकॉर्ड करना है रिगार्डिंग टाइटल डीड्स. Yeah, here we go. Clause number 1, point A, talking about proper records are maintained by the company regarding fixed asset. Point number 2, talking about management in a regular interval of time is conducting physical intervals, physical verification. Next, third point कहता है title deed. Title deed के बारे में वो मुझे कहता है कि क्या title deed of all the movable immovable property are held in the name of company. मेकिंग सेंस. ये 3 बातों पे आपको रिपोर्टिंग करना है. रिपीट. 3.1a टॉक्स अबाउट प्रॉपर रिकॉर्ड्स. 3.1b टॉक्स अबाउट
वेरी नाइस. फिजिकल वेरिफिकेशन. 3(1)(c) टॉक्स अबाउट टाइटल डीड. टाइटल डीड पे इवन सीए इंटर लेवल पे 3 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है, ओके. ना नेक्स्ट क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट इन्वेंट्री. इन्वेंट्री पे रिपोर्टिंग करना है. इन्वेंट्री पे क्या रिपोर्ट करना है मैम? प्रॉपर रिकॉर्ड्स आर मेंटेन एंड मैनेजमेंट इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कंडक्टिंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ सच इन्वेंट्रीज. ठीक है, ये दोनों बातों पे रिपोर्टिंग करनी है. नेक्स्ट क्लॉज 3. क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4 बोथ टॉक्स अबाउट लोन गिवन बाय द कंपनी. ठीक है, बट गिवन टू whom, that is material. Clause 3 में we are talking about loan given by the company to parties covered under 189. ठीक है, so here we are talking about 189 parties. मैम क्या क्या रिपोर्टिंग करना है? रिपोर्टिंग ये करना है whether the terms and condition of the loans which is granted by the company are not prejudicial to the interest of the company, means are in favor of the company. ये बात करनी है. सेकेंडली टॉकिंग अबाउट स्टेप्स फॉर रिकवरी, कि कंपनी ये लोन्स जो हम लोगों ने ग्रांट करके रखे हैं उसके लिए प्रॉपर स्टेप्स ले रहा है कि नहीं रिकवरी के लिए. एंड थर्डली रेगुलर रिकवरी इज टेकन और नॉट. जहाँ पे पेमेंट नहीं मिल रहा है तो कंपनी इज टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू रिकवर दैट अमाउंट. मेकिंग सेंस? क्या बात कर रहे हैं हम लोग? क्लॉज 3 में भी 3 बातें हैं. 3A, 3B, 3C. 3A talks about terms and condition not prejudicial. 3B talks about steps for recovery. 3C talks about regular recovery. मेकिंग सेंस? एक शेड्यूल बेसिकली आप प्रैक्टिकली इसे देखोगे तो टैबुलर फॉर्म में हम इसका रिपोर्टिंग करते हैं. ठीक है, ओके. गोइंग अहेड, क्लॉज 4 में वी टॉक अबाउट अगेन लोन. जैसे मैंने आपको पहले कहा था, लोन गिवन बाय द कंपनीज टू होम, टू डायरेक्टर्स या फिर इन्वेस्टमेंट इज मेड इन सम अदर कॉर्पोरेट एंटिटी. यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं सेक्शन नंबर 185 एंड 186. ऑडिटर को ये कहा जाएगा यू जस्ट चेक कंप्लायंस विद सेक्शन नंबर 185 एंड 186 एंड उसी का रिपोर्टिंग करना है. ठीक है, हैव बीन कंप्लाइड. ठीक है, अगर कॉन्ट्रावेंशन है तो यू नीड टू गिव द डिटेल्स देयर ऑफ. ठीक है, आगे बढ़े. क्लॉज 5 में यू नीड टू रिपोर्ट अबाउट डिपॉजिट्स. बेसिकली डिपॉजिट्स में ऑडिटर के ऊपर थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी है टू चेक कंप्लायंस विद सेक्शन 73 टू सेक्शन 76 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. सो यहाँ पे हम रिपोर्ट करेंगे जो डिपॉजिट्स कंपनी ने एक्सेप्ट की हुई है आर इन परव्यू, आर फेयर इन आइज ऑफ लॉ. ये आपको चेक करना है. ये चेक करने के बाद द रिपोर्टिंग विल बी डन अंडर क्लॉज 5. इन द केस ऑफ कंपनी एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स, टॉकिंग अबाउट पब्लिक डिपॉजिट्स माय डियर फ्रेंड्स. ओके, next clause 6. this is important, please understand. clause 6 talks about reporting for cost records. so question ये उठता है, आप तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो तो आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में रिपोर्ट क्यों कर रहे हो? कॉस्ट ऑडिटर है ना रिपोर्टिंग करने के लिए. 148 में पढ़ा था हमने. समझो क्यों कर रहे हैं? हम फेयरनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन अंडर कॉस्ट या फिर फेयरनेस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय द कंपनी उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं. What we are trying to report? We are trying to report कि जो कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना था एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ 148, ये कंपनी वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है. ठीक है, सो बेसिकली मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ हम लिखते क्या है. हम लिखते हैं वी हैव ब्रॉडली रिव्यूड. हम ये भी नहीं लिखते वी हैव एग्जामिन्ड. ठीक है, हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं वी हैव ब्रॉडली रिव्यूड दैट company has made and maintained such cost records as required under section 148. ठीक है, सो हम क्या लिखते हैं? कंपनी ने ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स जो 148 ने बनाने बोले थे वो बनाए हैं एंड मेंटेन किए हैं. हम चेकिंग, एग्जामिनिंग, स्क्रूटनिंग ये सब नहीं लिखते. ठीक है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्पेसिफाई करके रखा था अंडर 148, कंपनी हैज मेड एंड मेंटेन्ड सच रिकॉर्ड्स. ठीक है, आगे बढ़े. ओके, क्लॉज 6 कंप्लीट हुआ है. Clause 7. Clause 7 extremely important reporting clause. Clause 7 talks about reporting about statutory dues. अभी statutory dues का background समझो. Statutory dues में आप तभी ही रिपोर्टिंग करोगे जब आपने procedures of SA 250 कवर किया है. मैम 250 ये कहाँ से आ गया? समझो, 250 talks about consideration of laws and regulation. अब आपने कंपनी के लिए laws and regulation compliance चेक किया होगा. अब आपने देखा होगा कि कंपनी ने टैक्सेस, पेनल्टीज, फाइन्स पे किया है, रेगुलर स्टैट्यूटरी ड्यूज पे किया है या नहीं किया है. अगर आपका लुकआउट है कि नहीं मैम ये कंपनी रेगुलर नहीं है इन कंप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ लॉज एप्लीकेबल टू द कंपनी, यू विल रिपोर्ट दैट अंडर दिस क्लॉज. ठीक है, सो ये क्लॉज बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है. फॉर स्टैट्यूटरी ड्यूज विच आर डिस्प्यूटेड
एंड फॉर स्टैट्यूटरी ड्यूज विच आर अनडिस्प्यूटेड. ठीक है, बट पढ़ते हैं हम लोग. सी, स्टैट्यूटरी ड्यूज फॉर मोर देन 6 months. यहाँ पे आप बात कर रहे हो ड्यूज विच आर अनडिस्प्यूटेड, मतलब इसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं है कि यार यहाँ पे केस चालू है, कोई लिटिगेशन चालू है, पेंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है. द केस इज वेरी क्लियर कि कंपनी को, एंटिटी को इतना स्टैट्यूटरी ड्यूज पे करना था. सो व्हाट यू हैव टू रिपोर्ट? यू हैव टू रिपोर्ट रेगुलरिटी ऑफ सच अनडिस्प्यूटेड ड्यूज. अगर ड्यूज 6 months से ज्यादा का पेंडिंग है तो बेसिकली यू विल रिपोर्ट दैट द कंपनी इज ईदर रेगुलर, कंपनी इज जनरली रेगुलर, या कंपनी इज नॉट रेगुलर इन पेइंग सच स्टैट्यूटरी ड्यूज. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी में आपको रेफर करना है डिस्प्यूटेड ड्यूज. जहां पे केसेस चालू है ना, जहां केसेस चालू है तो वहां पे आपको मेंशन करना है क्या क्या. आपको मेंशन करना है कौन से एक्ट के अंदर केस चालू है, कितने अमाउंट का लिटिगेशन पेंडिंग है, कौन से फोरम के पास ये केस चालू है, कौन से साल का ये केस है. आपने देखा होगा ये भी टैबुलर फॉर्म में रिपोर्ट होता है. ठीक है, मैंने ऑथर्स नोट में वहां पे देकर के रखा है. यू हैव टू रेफर ऐसे 250. मैंने आपको रीजन बताया. मैंने आपको आंसर लिखते वक्त ये भी रेफर करने को बोला है 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. बेसिकली क्वेश्चन फ्रेम इन सबको मिल जुला करके होता है. सो आपको स्टार्ट कैसे करना होगा? आपको स्टार्ट करना होगा एज पर ऐसे 250 ये प्रोसीजर है, एज पर 43B ये प्रोविजन है. फिर आप बोलोगे कंपनी ने क्या किया है, कंपनी का ड्यू पेंडिंग है, लिटिगेशन में है, अनडिस्प्यूटेड है, वॉट एवर. एंड देन as a conclusion you will add this point के under Caro clause 7 you have to report. Simple, पक्का, sure. आगे बढ़े. Okay, so see basically statutory dues ये है undisputed, ये है disputed. ठीक है, यहाँ पे आप रेगुलरिटी के बारे में बात करते हो, यहाँ पे आप बात करते हो कितने अमाउंट का है, कौन से फोरम के पास है, कौन से साल के लिए पेंडिंग है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्लॉज 8 टॉक्स अबाउट रीपेमेंट ऑफ लोन्स. बेसिकली 3 क्लॉजेस कारो 16 में सिर्फ लोन के ऊपर है. क्लॉज 3, क्लॉज 4 दोनों बात करता है लोन ग्रांटेड बाय द कंपनी, कंपनी ने लोन दिया है. क्लॉज 8 जहां पे कंपनी ने लोन लिया है तो उसका रीपेमेंट क्या हो रहा है. ठीक है, सो क्लॉज 8 में यू विल बी टॉकिंग अबाउट रीपेमेंट्स ऑफ लोन्स. ठीक है, सो क्या क्या मैटर रिपोर्ट करना है कि कंपनी ने कहीं पे कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया है इन रीपेमेंट, कि अगर कंपनी का कोई ड्यू पेंडिंग था तो कंपनी ने ड्यूली उसको पे ऑफ किया है. आपको ये रिपोर्ट करना है. अगर डिफॉल्ट किया है तो आपको उसकी डिटेल्स देनी है. इन केस ऑफ डिफॉल्ट्स आपको लेंडर वाइज डिटेल्स प्रोवाइड करनी है. ठीक है, ओके. क्लॉज 9, क्लॉज 9 टॉक्स अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ IPO एंड फर्दर पब्लिक ऑफर्स. बेसिकली हम पैसे लाइक से फॉर एग्जांपल कंपनी को फंड्स रेज करवाने हैं तो कंपनी फंड्स रेज करवा सकती है वाया 2 फॉर्म्स. व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज आई विल ट्राई टू बाइफर्केट दिस इनटू 2. वाया पब्लिक ऑफर या फिर वाया प्राइवेट प्लेसमेंट. जहां पे कंपनी पब्लिक ऑफर के वाया, पब्लिक ऑफर का मतलब क्या है, शेयर्स पब्लिकली इशू हुए हैं. ठीक है, जहां पे कंपनी शेयर्स पब्लिकली इशू करके फंड रेज करवा रही है, इन दैट केस आपको रिपोर्टिंग करना है यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस अंडर क्लॉज. मैम ये कौन से क्लॉज में रिपोर्टिंग करना है आपको? ये अंडर क्लॉज 9 रिपोर्टिंग करना है. ठीक है, इवन फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट, से फॉर एग्जांपल अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट के वाया ये फंड रेस करवाए हैं, फिर भी मतलब कंपनी ने रेस करवाया है, तो यू बीइंग ऑडिटर आपको रिपोर्ट करना है यूटिलाइजेशन ऑफ सच फंड्स रेज्ड वाया प्राइवेट प्लेसमेंट अंडर क्लॉज यूटिलाइजेशन अंडर क्लॉज 14. ठीक है, सो क्लॉज 9 में यू विल बी टॉकिंग अबाउट money raised via IPO further public offer and whether they are used for the purpose. If they are not used for the purpose, you need to mention the details that where they have used. ठीक है, if not, details together with the delay or default. ठीक है, clause 10 again extremely important clause, multiple times asked in exams. समझो clause 10 मुझे क्या कहता है? clause 10 कहता है report fraud. अब
एक बहुत मेजर सा प्रॉब्लम है कि फ्रॉड आता है ना तो बच्चों के दिमाग में सब कुछ एक साथ क्लिक हो जाता है, 240, 143, 12, कारो 3, 10, ये सब कुछ एक साथ क्लिक होता है। बट समझो रिपोर्टिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स दोनों जगह पे अलग अलग है। मैम दोनों समझाती हूँ, समझो। अगर फ्रॉड है तो क्वेश्चन ये उठता है कि मैम क्या ये ड्यूटी है मेरी टू डिटेक्ट फ्रॉड? आंसर इज आई स्ट्रेट फॉरवर्ड टेल यू नो, आपकी ड्यूटी नहीं है टू डिटेक्ट फ्रॉड। तो मैम हम फ्रॉड क्यों इतना ज्यादा महत्व दे रहे हैं? बिकॉज ऑफ ऐसे 240 जो थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट करता है, विच टॉक्स अबाउट फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, जो ऑडिटर को कहता है कि डियर ऑडिटर, इफ एट ऑल यू कम अक्रॉस सर्टन फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, यू बी अलर्ट, यू अप्लाई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, जब भी मैं स्टैंडर्ड्स रिवाइज कराऊंगी तभी मैं बताऊंगी इसको फिर से। नाउ 240 ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट कर दी, इट इज नॉट योर ड्यूटी टू रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट नहीं करना है जबरदस्ती में, आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्ट पे ओपिनियन देना है। तो मैम फ्रॉड के लिए मैं इतना क्यों अग्रेसिव हो जाता हूँ? बिकॉज ऑफ 240 विच टॉक्स अबाउट सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, अब इन द सिचुएशन वेयर आई कम अक्रॉस सर्टन सर्कमस्टांसेस विच आर फ्रॉडुलेंट इन नेचर, अब मुझे पता चला है कि कुछ तो सस्पिशियस एक्टिविटी, कुछ तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है। नाउ मुझे उसको रिपोर्ट करना है। ओके, क्या करना है हमको? रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्ट किसको करेंगे? रिपोर्ट सबसे पहला एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143(12). जब भी मैंने आपको सेक्शंस रिवाइज करा था तभी मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा रिपोर्टिंग, दिस इज ऑब्वियस दैट आप करोगे अंडर कारो 310 टू बेसिकली मेंबर्स बट पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, एड्रेस होता है तुम्हारा IAR मेंबर्स के लिए बट इट इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, सो द रिपोर्टिंग इज डन टू ऑल। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि मैम जो भी फ्रॉड मुझे मिला है क्या मुझे दोनों जगह पे बता देना है? से फॉर एग्जांपल 2 करोड़ का कुछ तो फ्रॉड मुझे सस्पेक्ट हो रहा है, तो मुझे हर जगह पे, मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बताओ, 310 में भी बताओ, ऐसा है क्या? आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। मैंने जब भी 143(12) पढ़ाया था आपको तभी मैंने आपको बताया था हियर फ्रॉड अगेंस्ट द कंपनी आर रिपोर्टेड। मैंने 143(12) में क्लियरली बोला था, इफ द फ्रॉड अमाउंट इज मोर देन इक्वल्स टू 1 CR एंड द फ्रॉड इज अगेंस्ट द कंपनी कंडक्टेड बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। सो यहाँ पे ये वाले फ्रॉड रिपोर्ट होंगे टू सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड यहाँ पे अगर आपको याद है, वी हैड रीजन्स टू बिलीव मीन्स वी वर टॉकिंग अबाउट सस्पेक्टेड फ्रॉड। ठीक है, we in the sense auditor had reasons to believe that some kind of fraudulent activity is going in the organization. ठीक है, मूविंग ऑन टू कारो 310 जो हमारा करंट डिस्कशन है, यहाँ पे all the frauds are required to be reported, be it by the company or on the company. If it is on the company, it is committed by whom? By officer or employee. Officer or employee. ठीक है, सो यहाँ पे both the frauds are covered, be it on the company, be it by the company. If it is on the company, it is committed by officer or employee. If it is by the company, it can be on anyone, be it third party, be it customer, be it officer, be it employee. ठीक है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नवंबर 18 ओल्ड सिलेबस में पूछा गया था। ठीक है, ये रिवीजन करने के बाद वो क्वेश्चन जरूर देखना। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे 310 में हम ये रिपोर्टिंग करते हैं। तो इफ द क्वेश्चन इज ऑफ फ्रॉड, what all things you have to write? You have to write 240 procedures perspective, and then you have to see fraud is committed on whom, by whom. Depending upon that you have to see amount कितना है। Depending upon the amount आपको चेक करना है कि वो कहाँ रिपोर्टिंग होगा, सिर्फ यहाँ होगा या फिर यहाँ भी होगा। मैम यहाँ पे कौन सा फ्रॉड लिखना है? सस्पेक्टेड फ्रॉड या डिटेक्टेड फ्रॉड? बोथ, whether you have noticed or you have suspected. Notice in the sense, yeah, you have a clear cut intimation, you have evidences to prove that the fraudulent activity has taken place in the organization. ठीक है, okay, moving ahead, this was कारो 310, extremely important. Again, इसको जब भी याद करो तो प्लीज 240, 143(12) का क्रॉस लिंकेजेस मैंने बेसिकली अभी आपको समझा दिया है, बट आप जब भी खुद अकेले एग्जामिनेशन के एक दिन पहले पढ़ो तो कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड बिफोर राइटिंग योर आंसर.
इसका मैंने आपको 143(12) में भी बताया हुआ था. से फॉर एग्जाम्पल द फ्रॉड इज फाउंड बाय अ कॉस्ट ऑडिटर, डू ही नीड टू रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 143(12)? द आंसर इज येस. ठीक है, ओके. सी, fraud by the company or fraud in the company by its officer or employees has been taken place, noticed or reported. मतलब noticed, suspected, reported मतलब you are sure. ठीक है, okay. If yes, in the nature and the amount. Next is clause number 11 talking about managerial remuneration. Managerial remuneration makes you to check compliance of section 197 along with schedule 5 requirement, schedule 5 to Companies Act. जहाँ पे 197 में दे हैव गिवन यू थ्रेशोल्ड लिमिट्स ऑफ द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन विच आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द डायरेक्टर्स. ठीक है, कितना दे सकते हैं? अपर लिमिट क्या है? ओवरऑल 11% दे सकते हैं, 3%, 1%, 5%, 10%, ऐसा क्लासिफिकेशन है. सिटिंग फीस के नाम पे 1 लाख रुपीज यू कैन गिव. सो ये कंप्लायंस आपको देखना है. ये कंप्लायंस देखने के बाद आपको क्लॉज नंबर 11 में उसका रिपोर्टिंग करना है. ओके, नेक्स्ट क्लॉज नंबर 12 टॉकिंग अबाउट नीडी कंपनीज. Basically multiple like maximum times you will say that these clause is silent. वो बोलेंगे कि not applicable because ये clause सिर्फ निधि कंपनी के लिए applicable है. For all other types of companies you audit ये clause silent होगा. ठीक है मैम, बेसिकली दो चीज़ें आपके लिए, बेसिकली दो चीज़ें हैं जो रिपोर्ट करनी है. फर्स्ट रेशियो एंड सेकेंड 10% अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट. मैम रेशियो किसका देखना है? रेशियो चेक करना है आपको नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट्स का रेशियो विच हैज टू बी 1:20. ध्यान दो, विच हैज टू बी 1:20. इट इज नॉट 1:2. ओके, इट इज 1:20 नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट्स. डन. ओके, नेक्स्ट इज रिलेटेड पार्टी. क्लॉज 13 टॉक्स अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. रिलेटेड पार्टी के लिए अगेन बैकग्राउंड में अगर इसका रिपोर्टिंग आया है प्लीज मेक श्योर यू हैव रिटर्न SA रेफरेंस. ऐसे का रेफरेंस नंबर बताओ मुझे. 550. ओके, नाउ इसका रेफरेंस लेकर के आपको स्टार्ट करना है आपका आंसर एंड रिपोर्टिंग विल बी डन हियर. मैम रिपोर्टिंग क्या करेंगे? रिपोर्टिंग ये करेंगे कि रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन हुआ है आर कंप्लाइंग लॉज एंड रेगुलेशन. बेसिकली सेक्शन नंबर 177 ऑडिट कमिटी अप्रूवल वगैरह, 188 जहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट दिया हुआ है, ये आपको रेफरेंस के लिए चेक करना है. ठीक है, ओके ओके. नेक्स्ट क्लॉज 14, ये मैंने अभी आपको क्लॉज 9 के साथ साथ पढ़ाया था. यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स रेज्ड वाया प्राइवेट प्लेसमेंट. बेसिकली दो बातें हैं यहाँ पे, कंप्लायंस विद सेक्शन नंबर 42 एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स फॉर द पर्पस. 42 क्या है मैम? 42 इज अ मेथड से जहाँ पे अलॉटमेंट वगैरह होता है. सो यहाँ पे 42 को कंप्लाई करते करते कंपनी ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है. अगर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ है यू हैव टू चेक द फंड रेज्ड इज यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस मेंशन्ड. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्लॉज नंबर 15 टॉक्स अबाउट नॉन कैश ट्रांजैक्शंस. हियर अगेन यू हैव टू चेक द कंप्लायंस विद सेक्शन नंबर 192. अगर 192 कंप्लाई हुआ है वेल एंड गुड, गो अहेड, यहाँ पे क्लीन रिपोर्ट जाएगा. अगर 192 कंप्लाई नहीं हुआ है यू विल रिपोर्ट एज एंटर्ड इनटू एनी नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद द डायरेक्टर्स और एनी पर्सन कनेक्टेड विद हिम. If so, whether the provision of 192 are complied. If not, then you have to give the disclosures thereof. ठीक है, okay. And the last clause talks about RBI. Yes, registration under RBI Act. Now, registration under RBI Act, maximum times ये भी clause आपके लिए not applicable या silent होगा. वो कहता है if at all the company has, मतलब जो कंपनी को RBI Act के अंदर registration लेना था वो कंपनी ने आरबीआई एक्ट के सेक्शन नंबर 45IA के तहत रजिस्ट्रेशन लिया है. एंड हियर आई विल ट्राई टू मेक दिस थिंग्स वेरी साउंड एंड क्लियर. अब तक हम लोगों ने क्लॉज नंबर 15 तक जितने भी सेक्शन पढ़े वो सेक्शन थे कंपनीज एक्ट 2013 के. सिर्फ लास्ट वाले क्लॉज में ये जो सेक्शन हमने पढ़ा वो है आरबीआई एक्ट का, ऑफ आरबीआई एक्ट 1934. So while writing your answer, make sure you're quoting section of right act. ठीक है, because many a times habit हो जाती है कंपनीज एक्ट लिखने की, तो गलती होने के चांसेस है. आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर, यहाँ गलती मत करना. ठीक है, इट इज सिंपल. बोलता है कि whether the company is required to be registered under section 45IA of RBI Act. So वो कंपनी ने रजिस्ट्रेशन लिया है या नहीं लिया है. ठीक है, सिंपल. ओके, एंड हियर वी गो. ये आ गया हमारा की कोड. Fill the rum glass with नारियल पानी RBI.
ठीक है। सो यहाँ पे हमारा कारो 2016 का क्विक रिविजन कंप्लीट होता है। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।